हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। और लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस में हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखा था, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी देखी थी और साथ ही साथ वेलोसिटी एडिशन फार्मूला भी यूज़ किया था। उसी वेलोसिटी एडिशन फार्मूला का एक पार्ट रह गया था। वेलोसिटी एडिशन फार्मूला हमने अब तक देखा था कि वन डायमेंशनल के केस में यूज़ कर रहे थे, जब हमारा मोशन एक लाइन के अलोंग हुआ तभी हम उस फॉर्मूले को यूज़ कर पाते थे। पर यहाँ पे आपको क्या होगा कि अगर जो मोशन है वो 2D और 3D में भी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हमको जो वी एक्स वी वाई एंड वी जेड डैश वाले फार्मूला थे वो यूज़ कर देना है। वहाँ से हम लोग एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तब। इसके ऊपर भी एक तो प्रॉब्लम मैं करवाऊँगा ताकि ये समझ में आ जाए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट सम एंगल पर मूव कर रहे हैं, ओके, तो ये कोई पार्टिकल 2 है, ये 1 है और ये एंगल थीटा पे मूव कर रहे हैं, तब हम इनकी रिलेटिव जो स्पीड होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे है प्रेजेंट किया हुआ। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे हमें एक ये करना है कि किसी एक पार्टिकल को एस फ्रेम कंसीडर कर लेना है, किसी एक पार्टिकल को एस डैश फ्रेम कंसीडर कर लेना है और दूसरे पार्टिकल को उसी फ्रेम में मूव करवा देना है, ओके। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे। ग्राउंड को लैब भी बोलते हैं, लैब फ्रेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स लिए, ये सब कैलकुलेशंस करते हैं, इनसे अभी नहीं मतलब रखते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं और इनमें बस हमें ये देखना है कि फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। तो टोटल कैलकुलेशंस करके जब वन पार्टिकल का सेकंड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस v1 v2 सी स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का हमने स्क्वायर रूट भी ले रखा है उनका, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाएंगी और दो पार्टिकल्स दिए जाएंगे एट एन एंगल थीटा और फाई, जो भी एंगल दे रखा हो वहाँ पे। इसके बाद अगर हमें पूछा जाएगा कि वेक्टर फॉर्म बतानी है तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम सिंपली इस तरीके से यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो हमने फाइंड आउट किया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर हमको फाइंड आउट करना होगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सो डायरेक्टली नेगेटिव साइन लगा देंगे और वही वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ और इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी करवाया, आप लोग वो देख लेंगे जाके। अब बात आती है कि अभी तक हमने देखा कि वेलोसिटी एडिशन फार्मूला में हमारा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म होता है और वेलोसिटी जो है कैसे रिलेट होता है एस एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, वो बताया। पर अब देखेंगे एक्सेलरेशन कैसे रिलेट होता है वो भी फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड इन द एक्सेलरेशंस आर द इन एस फ्रेम, ओके। और ए एक्स डैश ए वाई डैश एंड ए जेड डैश आर द एक्सेलरेशन इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और साथ ही साथ एक छोटा सा जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वो आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है और टाइम डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टाइम डेरिवेटिव एस डैश फ्रेम में भी होगा और एस फ्रेम में भी होगा, क्योंकि जो बेसिक फार्मूला बेसिक फिजिक्स होता है वो एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में चेंज नहीं होता है। यही इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन है कि जो हमारा मेन फार्मूला है, जो उसका फॉर्म है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी आंसर चेंज होगा, वैल्यू चेंज होंगी, वो चेंज हो सकता है, पर मेन फॉर्म फार्मूला का चेंज नहीं होगा। अगर हमारा F इज इक्वल टू एम ए है तो वो रिलेटिविटी के केस में भी F इज इक्वल टू एम ए ही होगा और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में भी F इज इक्वल टू एम ए होगा, ओके। केवल और केवल क्या चेंज होगा, मास का वेरिएशन चेंज हो जाएगा। मास इज इक्वल टू एम नॉट, जो भी आपने पढ़ा है अभी वो हो जाएगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और एक्सेलरेशन उस केस में ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, ये काफ़ी बड़ा सा फॉर्मूला है, अभी तक पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, पर मैंने यहाँ पे बता दिया है। और आपको एक काम करना है, इन दोनों फार्मूला को खुद कैलकुलेट करना है। आप लोग देखेंगे, एक बार सर्च करेंगे,
ओके, तो कैलकुलेशंस को देख लेंगे, काफ़ी लेंथी कैलकुलेशंस हैं, उनको करेंगे अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव वेलोसिटी इज एब्सोल्यूट। ओके, तो वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है पर रिलेटिव वेलोसिटी एब्सोल्यूट होती है। अगर हम किसी के रेस्पेक्ट में किसी का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड नहीं है। तो अगर एक्सेलरेटेड होगा तो उसमें फिर स्यूडो फोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ये हमारे अभी बियॉन्ड द सिलेबस है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टाइम डायलेशन। ये टाइम डायलेशन आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली टाइम डायलेशन में क्या होता है कि एसटीआर में जब जो ऑल प्रोसेस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं मोशन में। ओके, अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस कम टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो वो प्रोसेस और ज़्यादा टाइम में कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई सैंपल है, अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और रेडियो एक्टिव सैंपल है, फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव सैंपल है, अगर वो मोशन में नहीं है, अभी रेस्ट में है और वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट होने के लिए 10 मिनट लगा रहा है। ओके, तो जब वो हम उसे मोशन में ले जाएंगे, चाहे नॉर्मल मोशन हो या फिर लाइट के कंपेरेबल मोशन हो, उसका जो ये लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगा, 10 से 12 भी हो सकता है। अगर हम लाइट की स्पीड के बहुत ज़्यादा पास चले जाएंगे तो हो सकता है 20 भी हो जाए। वो जस्ट एग्जांपल फॉर में बता रहा हूँ, बाकी हम कैलकुलेशंस को फॉर्मूला बेसिस पे ही समझ सकते हैं। तो टाइम जो है वो बढ़ जाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा टाइम डायलेशन। अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? सपोज कोई सैंपल हमारे एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है और उसी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका वाला या आपकी वाली बैठी हुई है। ओके, तो और आप एस फ्रेम में हैं, आप वहां से देख रहे हैं और वो वहां से देख रहे हैं, उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे ये जो एस डैश फ्रेम है, आपका वाला या आपकी वाली है, वो वी वेलोसिटी से मूव करने लगा। जब वो वी वेलोसिटी से मूव करने लगा, और जो वी वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है। जब कंपेरेबल होगा तो इसको, तो ये जो सैंपल होगा उसके लिए टाइम में कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा। जितना टाइम में डिसइंटीग्रेट होता है उतनी टाइम में 10 मिनट है तो 10 मिनट में ही रेडियो एक्टिव डिके कंप्लीट हो जाएगा। पर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि इसके लिए ये जो सैंपल है वो लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और यही टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं वो डेल्टा टी डैश एंड डेल्टा एक्स डैश होंगे। डेल्टा टी डैश इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा कहलाएगा प्रॉपर टाइम। ओके, टाइम इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको दे रखा है, अगर काफी बार हमें प्रॉपर टाइम करके लिखा होता है, काफी बार नहीं मेंशन कर रखा होता है, उन्होंने दे रखा होता है कि द टाइम इन द लेफ्ट फ्रेम और टाइम इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरीके से दे रखा होता है। तो ये प्रॉपर टाइम होता है और ये इम्प्रॉपर टाइम होता है। इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है तो वही टाइम डायलेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो जो सिंपल रिलेशनशिप जो हमने एस्टेब्लिश किया वो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हमारा टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो v है वो हमेशा c से छोटा होगा। जब c से छोटा होगा और हम उसे डिवाइड करवा रहे हैं तो ये टर्म क्या होगा, 1 से छोटा आएगा, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 से और छोटा हो जाएगा। जब उसको डिवाइड करवाएंगे तो बढ़ जाएगा, यानी कि जो टाइम है वो बढ़ गया, टाइम डायलेट हो गया, टाइम एक्सपांड हो गया। यही डायलेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सपेंशन हो जाना, डायलेट हो जाना। ओके, तो ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को यूज करके हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इसे याद करिए अच्छे से। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे।
फॉर मूविंग पार्टिकल्स सैंपल डेल्टा टी इज यूज्ड इन कैलकुलेशंस। ओके, तो ये अगर कभी हमारा जो है कैलकुलेशन में यूज होगा तो डेल्टा टी ही यूज होता है। इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई सैंपल मूव कर रहा है और हमें कैलकुलेशंस करनी है अपनी लैब फ्रेम में, तो हम क्या यूज करेंगे, उसके फ्रेम में जाके ऐसा तो नहीं कि हम लाइट की स्पीड से या उसके कंपेरेबल मूव करेंगे तब उसका डेल्टा टी डैश मेजर करेंगे तब वो अपनी कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम सिंपल अपने लेफ्ट फ्रेम में और ग्राउंड फ्रेम में उसका डेल्टा टी मेजर कर लेंगे फॉर्मूला की हेल्प से और कैलकुलेशंस में यूज कर लेंगे। ओके, तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे अगर कोई दो इवेंट्स साइमल्टेनियस हैं किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये नेसेसरी नहीं होगा कि अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी साइमल्टेनियस हो। हाँ, साइमल्टेनियस हो सकते हैं। कब साइमल्टेनियस होंगे, जब कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मूव करेगा। ओके, तो ये कंडीशन है, इसके लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वेरिएशन ऑफ मास। मास में वेरिएशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, और जब रेस्ट में होता है तो उसका जो मास होता है वो रेस्ट मास बोलते हैं उसे। वेरिएशन लो स्पीड्स पे भी होता है और हाई स्पीड्स पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी कार मूव कर रही है तो उसके मास में वेरिएशन होगा। अगर आपका प्लेन में बैठे हुए हैं और प्लेन मूव कर रहा है तो उसके मास में भी वेरिएशन होगा, और अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके मास में भी वेरिएशन होगा। पर ये मास वेरिएशन जो होता है वो नेग्लेजिबल होता है, पर जैसे जैसे आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ये मास का वेरिएशन नेग्लेजिबल की जगह दिखने लगेगा। ओके, तो इसीलिए हमने वेरिएशन ऑफ मास का कैलकुलेशन किया। कुछ थ्योरेटिकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसे वेरिएशन ऑफ मास फार्मूला बोलते हैं, और यहाँ ये लिख रखा है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे इसका ग्राफ भी शो कर रखा है कि मास किस तरीके से वेरी कर रहा है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब स्पीड लो है तो मास जो है अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है, और जब लाइट की स्पीड के इक्वल हम लोग पहुंच गए या उससे कम थोड़ा सा पहुंचे तो मास एकदम से बढ़ने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि मास एकदम से इनफाइनाइट हो गया। ओके, तो ये मेन कॉन्सेप्ट था वेरिएशन ऑफ मास का, जो हमारे एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने दिया था। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे एक चीज और देखना है, जो एम नॉट है वो रेस्ट मास है। ओके, रेस्ट मास इन द सेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो हम लोग उसको रेस्ट मास बोलेंगे। यहाँ पे स्लोप भी बता रखा है, एट v इज इक्वल टू 0, स्लोप इज 0। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने लिख रखे हैं, कभी किसी भी एग्जामिनेशन में आएंगे आप इन्हें यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर आप भी मूव कर रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो जब आप दोनों लोग ही मूव कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आपकी भी एक वेलोसिटी है, तो अब हम क्या करेंगे कि अपने रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ये देखिए, ये आप हैं और ये ऑब्जेक्ट है, तो अब आप अपने रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और स्पीड फाइंड आउट करेंगे, और मास वेरिएशन फॉर्मूला में v की जगह ये रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर लेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ओके, तो हमें इस तरीके से ये डायनामिक मास मिल जाएगा। रेस्ट मास प्रॉब्लम में दे भी रखा होता है, नहीं भी दे रखा होता है, कैलकुलेशंस में कैंसिल हो जाता है। ओके, और कभी कभी इसका जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, और जब हम एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब लगाते हैं तब इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उसी में हम लोग यूज करते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक इसीलिए बोल रहे हैं, रिलेटिविस्टिक नाम आते ही आप समझ जाइए, वेलोसिटी है जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल है। उसके इक्वल तो नहीं कह सकते, पर नियरली इक्वल है, उससे ज़्यादा भी नहीं होती है, उससे कम ही रहती है। तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। हमने मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, इट इज एब्सोल्यूट फार्मूला, जिसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, चाहे रिलेटिविटी के केस में हो या फिर न्यूटनियन मैकेनिक्स के केस में हो।
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ये रहा, m मल्टीप्लाइड बाई v वेलोसिटी। ओके, तो m इज द डायनामिक मास एंड वेलोसिटी, डायनामिक मास का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, उसका वैल्यू और जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और इसके बाद ये जो टर्म्स हैं उनका रीअरेंजमेंट करके वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। v इज इक्वल टू पी सी डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा वेलोसिटी का। यहाँ पे मोमेंटम का वेरिएशन भी दे रखा है, अब यहाँ देख सकते हैं जो मोमेंटम का वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी वो पैराबोलिक आ रहा है, पैराबोलिक वेरिएशन शो करता है, और कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम एक बार इसको देख लेंगे। ये आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला है, डेल्टा एम नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर। जो एम नॉट है वो रेस्ट मास है हमारा,